हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। जो भी यूपी में पूछा गया था उसको हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 30 नंबर तक हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को कहते हैं, ठीक है। यानी भ्रूण के जन्म लेने से पहले अगर गर्भ जो है अवस्था उसकी समाप्त हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर बी है गर्भपात, ऑप्शन नंबर सी है ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी है प्रसव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गर्भपात, ठीक है। जिसमें कि भ्रूण की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। भ्रूण बच नहीं पाता है तो उसको हम लोग गर्भपात बोलते हैं, ठीक है। इसको मिसकैरेज भी बोलते हैं या फिर एबॉर्शन भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्यारोपण, ठीक है। प्रत्यारोपण को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। तो ठीक है, तभी तो इम्प्लांटेशन किसे बोलेंगे, जब भी स्पर्म और एग जब मिल जाते हैं, जाइगोट बन जाते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में उसके बाद वहाँ पे मिल गए, उसके बाद जाइगोट का निर्माण बन गया, उसके बाद इसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय में, ठीक है। वहीं पे वो जाइगोट धीरे धीरे आगे बढ़कर भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। भ्रूण से मिल करके और फिर जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ओव्यूलेशन यानी अंड उत्सर्ग, ठीक है। अंड का उत्सर्ग होना ओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक है। यानी अंड का उत्सर्जन होना हम लोग अंडोत्सर्ग बोलेंगे। और प्रसव में, प्रसव तो है, इसको हम लोग लेबर बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एन एन आई पी आई, ठीक है। NIPI की गाइडलाइन के अनुसार जो गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां दी जाती है वो किस महीने से शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। आप लोग बताइए किस महीने से शुरुआत करना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तीसरा, ऑप्शन नंबर बी है चौथा, ऑप्शन नंबर सी है पांचवा, ऑप्शन नंबर डी है छठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा महीने से शुरू करना चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आखिर हम लोग आयरन की कितनी गोलियां खाते हैं। हम लोग नहीं, मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती है वो आयरन की टोटल कितनी गोलियां उसको देना रहता है और फिर कैल्शियम की उसको कितनी गोलियां देना रहता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग को पता होगा तो। चलिए हमारा जो है फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में जो है बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। देखिए एम टी पी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या होगा। MTP अधिनियम 1971 में आया हुआ था, ठीक है। ये अधिनियम भी पूछा जाता है कि आखिर MTP जो एक्ट बना था यानी अधिनियम बना था वो कब बना था, तो 1971 में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमानित केवल किस सप्ताह तक होती, यानी MTP जब भी कराना है तो किसी भी, तो हम लोग सप्ताह में नहीं करा सकते हैं, ठीक है। किसी भी महीने में नहीं करा सकते हैं। MTP जो एक्ट बना था उसका पूरा जो है विवरण दिया गया था किस महीने में अधिकतम किस सप्ताह तक कर सकते हैं, किस कारण से कर सकते हैं, ठीक है। तो किस कारण से कर सकते हैं, अगर माँ या फिर बच्चे को उससे कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर माँ को उससे कोई दिक्कत हो सकती है आगे चलकर तो MTP करा सकते हैं, या फिर बच्चों में कोई विकृति हो, कोई उसको समस्या हो, विकलांग हो या फिर कोई जन्मजात बीमारी हो तो उस स्थिति में भी करा सकता है लोग MTP। लेकिन या फिर रेप के केस में भी MTP कराया जाता है, लेकिन वो किस सप्ताह तक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 28, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 20 सप्ताह तक। अधिकतम 20 सप्ताह तक ही MTP, यानी जब भी वह प्रेग्नेंट हुई हो उसके बाद अधिकतम 20 सप्ताह के अंदर ही उसको MTP अगर वो चाहे तो करा सकती है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है एकाधिक गर्भावस्था, प्रीमीपेरा, पहली तिमाही और कुपोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुपोषण। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम आ रहा है, तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडम किसे बोलेंगे? ठीक है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम यानी कि जो भी अगर महिला गर्भवती है उसको जो है बहुत ज़्यादा अगर वोमिटिंग होता है तो उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रसव पूर्व कौन सा ऐसा कारक है जो कि प्रभावित नहीं है, यानी कि कौन ऐसा कारण है जिसके कारण से उसको हाइपर ग्रेविडरम जो है वो नहीं होता है? तो कुपोषण ऐसा कारक है। ठीक है, हाइपर जो ग्रेविडरम है उसका कारण ये है कि वो प्रीमी ग्रेविडा हो सकती है, यानी कि जब वो पहली बार माँ बननी होती है तो उसको हाइपर ग्रेविडम हो, हाइपर इमेसिस हो सकता है, या फिर एक से अधिक अगर मतलब एकाधिक गर्भावस्था यानी 2 या 2 से अधिक अगर बार वो गर्भावस्था में रह चुकी है, 2 या 2 से अधिक बार वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, तभी भी उसको हाइपर इमेसिस हो सकता है, या फिर पहली तिमाही में भी उसको हो सकता है। तो ये कुपोषण जो कारण है वो हाइपर इमेसिस का कारण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हमारा फर्स्ट है ए, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पूरा डिटेल जो है वो आप लोगों को वीडियो मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसका टाइप होता है कितने प्रकार का? 4 प्रकार के। आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाए थे तो बोले भी थे कि प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप जो है पूछा जा सकता है, और देखिए पूछ भी लिया गया है। तो इसीलिए प्लेसेंटा प्रीविया वाला जो वीडियो है आप लोग ज़रूर देखिएगा, उससे प्लेसेंटा प्रीविया यहाँ पे भी बता देते हैं कि कितने टाइप का होता है, किसे बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, जहाँ पे अगर वो आप लोग देख लीजिएगा तो प्लेसेंटा प्रीविया से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, नॉर्मली जो गर्भाशय होता है वो ऊपर के साइड में रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए गर्भाशय है तो प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया के केस में क्या होता है कि प्लेसेंटा नीचे होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, यूट्रस के अपर सेगमेंट में ना होकर को लो सेगमेंट में होता है, उसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो ये बोले कि प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं, तो ये हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय के ऊपरी भाग में न होकर के निचले भाग में रहता है, तो उसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसका टाइप कितना होता है? 4 होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। इसका अलग अलग नाम है। टाइप 1 को हम लोग लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, टाइप 2 को मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, टाइप 3 को इनकम्प्लीट या पार्शियल सेंट्रल प्रीविया बोलते हैं, और जो टाइप 4 है उसको सेंट्रल या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इस सभी के बारे में आप लोग को डिटेल बताया गया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जांच करनी पड़ती है? ऑप्शन फर्स्ट है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। NPGAR, ठीक है,
यह n नहीं होगा 8 होगा, ठीक है। यानी सीधी सी क्वेश्चन ये है, अपगार के बारे में पूछा जा रहा है। अपगार स्कोर भी आप लोगों को, इसका भी पूरा डिटेल वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अपगार स्कोर 4 से 7 अगर रहे तो नवजात में हम लोग क्या मानते हैं, ठीक है। अपगार स्कोर का आप लोग को पता है कि इसका स्कोर मिलता है, उस स्कोर से हम लोग बच्चे की स्थिति का हम लोग आकलन करते हैं कि इसकी स्थिति कैसी है, ठीक है। इसका फुल डिटेल वीडियो आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब में ही, ठीक है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है शून्य, ऑप्शन नंबर बी है गंभीर तनाव, ऑप्शन नंबर सी है हल्का तनाव, ऑप्शन नंबर डी है कोई अवसाद नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, हल्का तनाव, ठीक है। अपगार स्कोर का अधिकतम 10 अंक मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया गया है, आप लोग खुद देखिए कि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और उस टॉपिक को बार बार हम बोलते भी हैं कि आप लोग उसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। तो अगर अभी भी आप लोग नहीं देखे तो आप लोग डिटेल में जाकर देख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। कोई नवजात शिशु है, ठीक है, वो बाहर आता है माँ के गर्भ से, तो उसको क्या मिलता है, गर्भ के अंदर उसको ज़्यादा तापमान मिलते रहता है, ठीक है। लेकिन वो बाहर आता है तो बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। वो जहाँ पे रह रहा था, ठीक है, माँ के गर्भ में रह रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अगर तुलना की बात करें तो उसके तुलना में जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम रहता है, तो उसको थोड़ा सा हीट प्रोटेक्शन की ज़रूरत होता है। तो ये हीट प्रोटेक्शन उसको हम लोग कैसे देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे का रगड़ सीट पर रखना, रबर सीट पर रखना, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को खिड़कियों के पास रखना, ऑप्शन नंबर डी है बच्चे को ठंडी दीवारों के पास रखना। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग को उसको क्या करना है कि शरीर का तापमान बनाए रखना है, तो उसको हम लोग खिड़की के पास रखेंगे तो उसको तो और ठंड लगेगी, ठीक है। तो सी और डी तो ऐसे ही कट गया। रबर सीट पे उसको तो नहीं रखेंगे, क्या बोलेंगे कि माँ को के साथ त्वचा से त्वचा संपर्क बनाए रखने के लिए, ताकि माँ का जो बॉडी टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर से जो बच्चा का, शिशु का जो त्वचा है उसको हीट प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, उसको हीट मिल सके, इसीलिए हम लोग बोलेंगे उसको, ठीक है। इसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बांधने का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है, ठीक है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसको नाभि को हम लोग गर्भनाल बंधन द्वारा बांधते हैं, उसको इंग्लिश में कोट क्लैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो और फिर जितना भी उपकरण हम लोग यूज करते हैं तो उसको कीटाणु रहित करते हैं, यानी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन करने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको हम लोग किस रोग से रोकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी है टिटनेस, ऑप्शन नंबर डी है नेट-श्लेष्मा शोथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है टेटनस से हम लोग उसको बचाव करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है लोहे का बना रहता है, तो वो टेटनस से बीमारी से रक्षा करेगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गर्भाधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है। कि हम लोग को क्वेश्चन ये क्या बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा संकेत है जिससे हम लोग मानेंगे कि गर्भ जो धारण की है वो जो है ठीक ठाक है, ठीक है, गर्भ जो है वो धारण कर चुकी है, ठीक है। गर्भ धारण करने का संकेत यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस का, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है तो उस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग मानेंगे कि वो गर्भ धारण कर चुकी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भ्रूण संचालन, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है स्तन परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है मॉर्निंग सिकनेस,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सटीक आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भ्रूण संचालन। ठीक है, यानी भ्रूण संचालन यानी FHR अगर मिल गया तो हम लोग समझेंगे कि वो गर्भधारण कर चुकी है। चलिए फिर से देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ाया जा चुका है। पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? ठीक है, पार्टोग्राफ सभी को जानती होंगी। पार्टोग्राफ में क्या क्या भरा जाता है? पार्टोग्राफ में बच्चे का टेम्परेचर भरा जाता है। ठीक है, माँ का BP, पल्स रेट और फिर FHR, ये सारा कुछ उसमें नोटिस किया जाता है। सर्विक्स का फैलाव, ठीक है, कितने घंटे में कितना सेंटीमीटर फैला, तो हम लोग जो है उसका एक कोड होता है। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सर्विक्स का फैलाव जो है उसका प्रतीक क्या होता है उसमें। ठीक है, सॉरी, गर्भाशय का फैलाव का पूछा जा रहा है कि गर्भाशय का फैलाव का प्रतीक उसमें क्या होता है। गर्भाशय का फैलाव मतलब वही हो गया सर्विक्स का फैलाव ही। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है X, ऑप्शन नंबर B है Y, ऑप्शन नंबर C है Z, ऑप्शन नंबर D है A। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है X वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? ठीक है, आप सभी को पता है प्रसव के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। तो उस चारों चरण में से किस चरण में बच्चों की डिलीवरी होती है? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पहला चरण, ऑप्शन नंबर B है दूसरा चरण, ऑप्शन नंबर C है तीसरा चरण, ऑप्शन नंबर D है चौथा चरण। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा चरण। ठीक है, प्रसव के कितना चरण होता है यानी कितना स्टेज होता है लेबर का? तो 4 होता है। हमारा फर्स्ट जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। ठीक है, यानी कि ग्रीवा, सर्विस को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीवा, हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा। तो ग्रीवा का अधिकतम 10 सेंटीमीटर तक ही विस्तार होता है। तो 10 सेंटीमीटर तक जैसे ही विस्तार हो गया तो हमारा फर्स्ट जो स्टेज हो गया वो ख़त्म हो गया। यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा चरण। तो जैसे ही सर्विस का फैलाव हो गया तो दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। तो दूसरा चरण में हम लोग क्या करेंगे? बेबी का डिलीवर होगा। ठीक है, तो हमारा सर्विस के पूर्ण विस्तारण से लेकर बेबी डिलीवर होने तक को दूसरा चरण मानेंगे। तीसरा चरण किस में मानेंगे? तीसरा चरण में क्या होता है? तो बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद क्या होता है कि प्लेसेंटा डिलीवर होता है। ठीक है, प्लेसेंटा का डिलीवर कराते हैं। तो थर्ड स्टेज में यही होता है, प्लेसेंटा जो है आउटकम होता है। ठीक है, प्लेसेंटा का आउटकम होता है, प्लेसेंटा निकलता है। और चौथा जो चरण होता है, चौथा चरण में क्या होता है कि माँ और बच्चों दोनों को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है 1 घंटे के लिए। तो उसी को हम लोग चौथा चरण बोलते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कोई भी इसमें से चौथा में से पूछ सकता है। चलिए यहाँ पे 43 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जाता है? यानी चौथा चरण में कौन सा ऐसा काम है जो हम लोग नहीं करते हैं? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है माँ को पीरियड वॉश देना, ऑप्शन नंबर B है रक्तस्राव नाड़ी और रक्तचाप का आकलन के लिए, ऑप्शन नंबर C है माँ की त्वचा के रंग और बच्चे की स्थिति का निरीक्षण करना, ऑप्शन नंबर D है प्लेसेंटा और गर्भनाल की आकलन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D होगा, क्योंकि प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन प्लेसेंटा का जैसे ही डिलीवर होता है, तो कब डिलीवर होता है? वो थर्ड स्टेज में। तो डिलीवर होता है थर्ड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज में ही ये सारा कुछ आकलन किया जाता है प्लेसेंटा का और गर्भनाल, चूँकि गर्भनाल प्लेसेंटा में से ही निकला रहता है ना, तो ये प्लेसेंटा का आकलन ये थर्ड स्टेज में ही होता है। और ये सारा जो आकलन करने के लिए हम लोग 4 स्टेज में रखते हैं। ठीक है, 4 स्टेज में यही सब हम लोग माँ और बच्चे की स्थिति का पता लगाने के लिए रखते हैं 1 घंटे के लिए अपने ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओलिगोहाइड्रामिनियाज। ठीक है, ओलिगोहाइड्रामिनियाज क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है एमनियोटिक ड्रॉप
1500 ml से अधिक। ऑप्शन नंबर बी है एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से कम। ऑप्शन नंबर सी है एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम। ऑप्शन नंबर डी है एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से अधिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी एमनियोटिक द्रव 300 ml से भी कम। ठीक है, अगर कोई माँ है, ठीक है, माँ अगर वो प्रेग्नेंट है तो एमनियोटिक द्रव किस में रहता है? ठीक है, एमनियोटिक द्रव जो होता है वो किस में होता है? पहले क्या होता है, ऊपर में कोरियोन होता है, उस झिल्ली होता है, उसके बाद कोरियोन झिल्ली के बाद होता है एमनियोन झिल्ली। एमनियोन झिल्ली में ही होता है एमनियोटिक द्रव। ठीक है, एमनियोटिक द्रव में ही शिशु रहता है। ठीक है, एमनियोटिक द्रव, ये सारा कुछ आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो एमनियोटिक द्रव का अगर वही मात्रा 300 ml से भी कम हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामिनियोज। ठीक है, याद रखिएगा। आज का हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंच जाता है। यानी देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश जो है शरीर के किस अंग में पहुंचता है। ऑप्शन सी ए है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ऑप्शन नंबर बी है जिफी स्टर्नम। ऑप्शन नंबर सी है नाभि और जिफी स्टर्नम के बीच। ऑप्शन नंबर डी है नाभि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा जिफी स्टर्नम। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग से पूछा जा सकता है। तो ये सब एब्डोमिनल जब चेंजेस पढ़ाए थे तो उसमें आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, एक बार और रिवीजन करा देते हैं कि 16 सप्ताह पे कहाँ रहता है, एम्बिलिकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के मध्य में रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है 24 सप्ताह। 24 सप्ताह पे ये नाभि पे चला जाता है। उसके बाद 28 सप्ताह, ठीक है, 28 सप्ताह पे ये एम्बिलिकस और जिफी स्टर्नम के मध्य रहता है। ठीक है, उसके बाद 28 सप्ताह के बाद जो है आता है 36 सप्ताह, जो कि इसमें दिया गया है। तो इस तरह से ये हम लोग याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का सीरीज कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।